Hi, I am Sayyid Rashid from Ahliabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. Welcome to my video. You are watching our YouTube channel Ahliabad High School and Junior College. So today we will going to learn one more topic related to our lesson electric current. And look at the question, what happens to our body if we touch live wire of 240 volt? ओके हमारी बॉडी को क्या होगा अगर हम लाइफ वायर जाके टच कर लिए 240 वोल्ट का। गिवन क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू 240 वोल्ट, लेट रेसिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 1 लाख। यहाँ पे जैसा मैंने बोला था 100 ओम से लेके 5 लाख ओम्स तक हमारी वैल्यू रेसिस्टेंस की ह्यूमन बॉडी की वेरी करती, तो हम यहाँ पे 1 लाख उसका अजम्पशन ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू हाउ मच, इलेक्ट्रिक करंट कितना है नहीं मालूम हमको। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के मुताबिक एक हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू V/R। और यहाँ पे स्टूडेंट R को जो क्योंकि रेसिस्टेंस है यूजुअली हम कैपिटल लेटर में ही लिखने की ट्राई कीजिए, आप स्मॉल में नहीं लिखा जाता। तो I इज इक्वल्स टू V/R, तो I अपनी प्लेस पे है इज इक्वल्स टू V कितना दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में 240 वोल्ट, वही मैंने लिखा। और R मैंने कितना सपोज किया था, यहाँ पे देखिए 1 लाख ओम्स, वही मैंने लिखा। तो I इज इक्वल्स टू 240/1 लाख हुआ। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.0024 इसका वैल्यू आता है, या इंस्टेंस आप 1 लाख को 240 से डिवाइड करेंगे तो इतना अमाउंट ऑफ करंट हमारे बॉडी में से फ्लो होगा। व्हेन दिस quality of current flows through the body, the functioning of organ inside the body gets disturbed. This disturbance inside the body is felt as electric shock. If current flows continuously further, it damages the tissue of the body, which lead to the decrease in the resistance of body. When this current flows a longer time, damage to the tissue increases and thereby the resistance of human body decreases further. Hence, the current through the human body will increase. If this current reaches to 0.07 ampere, it's affect the functioning of heart, and if this much pass current through the heart for more than 1 second, it could be fatal. If this current flows for a longer time, the person in the shock is being killed. जो मैंने थ्योरी पार्ट इंग्लिश में पढ़ा, थोड़ा सा समझेंगे हिंदी में। अगर इतना करंट हमारे बॉडी के अंदर से पास होता 0.024 एम्पियर, जैसा ही ये पास होगा हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है उसको डिस्टर्ब करता, जिसको हम इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं। अगर इस तरीके का करंट और अगर फ्लो होते रहेगा तो हमारे बॉडी के टिश्यू को भी डैमेज कर सकता उन्हें, और इसका जो करंट फ्लो अगर और थोड़ा बढ़ गया तो हमारे बॉडी का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस कम होने के बाद अगरचे के जो करंट की वैल्यू है 0.07 एम्पियर पे पहुंच गई तो इन्हें हमारे हार्ट के फंक्शनिंग को अफेक्ट करता। अगर इस 0.07 एम्पियर का अगर करंट 1 सेकंड से भी ज़्यादा अगर रह गया हमारी बॉडी पे तो इंसान किल्ड हो जाएगा, यानी मर जाएगा। तो समझ रहे हैं आप, जैसा ही लाइफ वायर को टच करा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यहाँ पे अगेन माइक्रो सेकेंड्स में डिवाइड हो जाएंगे, उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। 1 सेकंड इंसान बर्दाश्त कर लेता, दूसरा सेकंड उसका क्या होता, बॉडी की जो फर्स्ट सेकंड में उसकी बॉडी की फंक्शनिंग जो है ख़त्म होके इलेक्ट्रिक शॉक फील होता। दूसरे सेकंड में उसका रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता। तीसरे चौथे सेकंड में जाके हो सकता है उसका हार्ट भी फेल हो जाए। तो ये जो हमारा घर का, होम और स्कूल का जो करंट का पोटेंशियल डिफरेंस रहता, हमारे बॉडी अगर हम टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमको नुकसान हो सकता, या इट में लीड टू दी लाइक सुपर एस्केलेशन, ये बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ के इंसान की मौत भी वाक़ हो सकती। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम ना। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, इलेक्ट्रिक शॉक किसे कहते हैं, यानी मैं सिंपल डेफिनेशन लिखा हूँ इलेक्ट्रिक शॉक का, आप देख सकते हैं। इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये तीनों का कंबाइंड इफेक्ट रहता है। इलेक्ट्रिक शॉक इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आपको छोटा सा डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट, करंट इन एम्पियर। अगर इतने एम्पियर में अगर करंट हमारे पास से बहा तो क्या होता, अगर 0.001 एम्पियर अगर करंट गया बॉडी में से तो थोड़ा सा फील होता हमको। 0.005 एम्पियर गया तो ये इस पेनफुल, यानी कि हमको दर्द होता थोड़ा सा। 0.010 अगर गया तो कॉज इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी अपने आप में इनवॉलेंटरी
मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक शुरू होता है 0.01 एम्पियर, 0.1 भी कह सकते हैं इसको, 0.10 भी कह सकते हैं। अब ये 0 अपनी जगह पे है, तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद 0.015 क्या होता, कॉस्ट लॉस ऑफ मसल कंट्रोल। ये क्या होता, मसल कंट्रोल लॉस होता। होप यू कैन सी बोर्ड, यहाँ तक आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और एक वैल्यू रहती है उसकी, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ 0.70। अगर ये 1 सेकंड से ज़्यादा अगर रहा आपके बॉडी पे तो डायरेक्टली इंसान किल्ड हो सकता। तो अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट, 3 थिंग्स यू नीड टू डू। फर्स्ट यू नीड टू कॉपी दिस प्रॉब्लम। नो, फर्स्ट माय सजेशन, इलेक्ट्रिक शॉक साइड हेडिंग बनाइए आप, बना के ये डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके नीचे ये टेबल लिख लीजिए, फिर ये टेबल के नीचे आप ये क्वेश्चन लिखिए, प्रॉब्लम का स्टार मार्क मारा है मैंने, फिर उसका आंसर ब्लू मार्कर से मैंने लिखा है, ये लिख ले सकते हैं। ये रफ वर्क आप साइड में कर लीजिए। तो इतना आपको अभी कॉपी करना है। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी किया होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन रेस कर रहा हूँ, उसका आंसर भी मैं पढ़ लूँगा, क्योंकि जैसा हम इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन और आंसर पढ़ता हूँ, फिर उसका थोड़ा सा हिंदी में समझाता हूँ। नाउ लिसन केयरफुली क्वेश्चन एंड आंसर, गौर से सुनिए। वाई डज नॉट अ बर्ड गेट्स अ शॉक when it stand on a high voltage wire? Answer: there are two parallel transmission lines on electric pole. The potential difference between these two lines is 240 volt throughout their length. If you connect any conducting device across these two wires, it causes current to flow between the wires. When the bird stands on a high voltage wire, there is no potential difference between the legs of the bird because it stands on a single wire, so no current passes through the birds. Hence, it does not feel any electric shock. So, hope you listen the question and answer in English. Now coming to the explanation part in Hindi. अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ, why does not the bird get shocked when stand? यानी कि वो लोग हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज के वायर्स के ऊपर स्टैंड होते हैं, ठहरे हुए रहते, ठीक है, तो लोगों को यानी कि शॉक क्यों नहीं लगता। तो कभी भी जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक लाइन की पोल रहती है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो 240 वोल्ट का रहता थ्रू आउट देयर लेंथ। उसकी जितनी भी बड़ा रहो वो वायर, यहाँ से लेके आपको जा रहा 1 किलोमीटर तक, तो वो 1 किलोमीटर तक भी पोटेंशियल डिफरेंस उसका 240 वोल्ट्स रहता। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कंडक्टिंग डिवाइस अक्रॉस दी वायर रहता है। इट कॉजेज करंट टू फ्लो बिटवीन वायर्स, वायर्स के बीच में, यानी कि गोल गोल, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, कुछ इस तरीके से एक सर्क्यूट बनाना पड़ता है उसको, वायर को सर्क्यूट बनते रहते वायरों के, तो इस तरीके से करंट घूमते रहता। यहाँ पे जो बर्ड ठहरे हुई रहती हाई वोल्टेज पे, उन लोगों के पैरों के बीच में, जो दो पैरों के बीच में कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता, तो उसी की वजह से उल्ला सुकून से एक सिंगल वायर पे ठहरे हुए रहते, सिंगल वायर पे ठहरे हुए रहते, तो नो करंट पासेस थ्रू दी बर्ड्स, बर्ड्स के ऊपर करंट पास नहीं होता। हेंस इट डज नॉट फील इलेक्ट्रिक शॉक। ये लोग असली इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं करते क्योंकि दो पैरा उन लोगों के डायरेक्ट उस पर ही रहते। अब आप एक सवाल पूछेंगे, सर हम अगर वायर को छीन गए तो हम उड़ जाते डायरेक्टली, इट में लीड टू दी डेड, क्यों होता बोले तो देखिए उसका मैं आपको एग्जाम्पल डायग्रामेटिकली समझाने की ट्राई करता हूँ। लुक एट दी वर्ड, ये वायर रहता जो जाता है और सपोज ये लैंड है हमारी, ठीक है, हमने लैंड पे ठहर के, या फिर हमारी टेरिस है वॉटेवर, यहाँ पे हमने ठहरा है, ठीक है, ठहरने के बाद हम ट्राई करें ये वायर को टच करने की, तो ये जो हमारा बॉडी है ना, ये वायर से लेके यहाँ तक घूम के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता, उसकी वजह से हमको शॉक लगता। इनकेस अगर आप भी दो पैरों से जाके ठहरेंगे तो भी शॉक लगता आपको। क्यों लगता बोलते हो, ह्यूमन बॉडी एक परफेक्ट कंडक्टर है, हमारे दो पैरा भी अगर टच हुए तो शॉक लगता है। तो ह्यूमन बॉडी थोड़ी अलग रहती और बर्ड का जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है समवॉट डिफरेंट। तो ये आपका एक आंसर है इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछ सकता। और जैसा मैं रीड कर रहा था आपके स्क्रीन पे भी मैं ये आंसर लगाया था। आप चाहे तो थोड़ा सा 1-2 मिनट वीडियो को रिवाइज करके वो आंसर, चाहे तो नहीं, आपको 1 या 2 मिनट रिवाइज करिए, वीडियो पॉज करके पूरा आंसर आप कॉपी कर लेके रख लेना है। तो इलेक्ट्रिक शॉक को लेके हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक थी जो कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, वी विल गोइंग टू लर्न दैट टॉपिक्स, ओके।
नाउ कमिंग टू दी वन टॉपिक, द नेम इज मल्टीमीटर। एक डिवाइस है जिनका नाम है मल्टीमीटर, ठीक है। मल्टीमीटर किसे कहते हैं? मल्टीमीटर इज नथिंग बट इट इज़ अ डिवाइस विच कैन मेजर सेवरल यूनिट्स। जैसा कि हमारे पास ओम मीटर था, इट कैन मेजर दी रेसिस्टेंस बोले थे हम। एम मीटर था, इट कैन मेजर दी लाइक करंट बोल के बोले थे। और वोल्ट मीटर था, इट कैन मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस। ये तीनों अलग अलग मीटर्स थे। नाउ मल्टीमीटर्स की अगर बात करेंगे तो इट कैन मेजर दी सेवरल मेजरिंग यूनिट विथ इट हैज़ मैनी पोर्ट्स। इसके पास बहुत सारे पोर्ट्स है। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा तो आप लिख सकते हैं मल्टीमीटर इज दी डिवाइस विच कैन मेजर मैनी थिंग्स इन इट्स। लाइक आप बोल सकते हैं AC करंट, DC करंट एक्सेट्रा बोल के डाल देना, हो गया 1 या 2 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। जो टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखा मैंने, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल। यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो मटेरियल के रेसिस्टेंस को आपको अफेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे वो फैक्टर्स क्या है। फर्स्ट फैक्टर नंबर 1, टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस। फैक्टर नंबर 2, नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेसिस्टेंस। फैक्टर नंबर 3, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस। फैक्टर नंबर 4, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेसिस्टेंस। Electric shock, this is a different topic. We will going to learn this topic once we have done with these 4 things. तो ये चारों हो गया। अगर आपको पूछा गया है एग्जाम में what are the factor which can affect the resistance of material, बोल तो आप 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं आप। नाउ अगर इसी को, ये तो हो गया साइड हेडिंग्स हो गए, इसके एक एक टर्म के यानी टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंसेस का एक कंप्लीट एक्टिविटी है। नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेसिस्टेंसेस की एक कंप्लीट एक्टिविटी है, इसकी सेम एक्टिविटी है। तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। पहले अगर आपको प्रूफ करना है टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस एक दूसरे में अफेक्टेड कैसा, यानी कि टेम्परेचर रेसिस्टेंस को अफेक्ट कैसा करता है, उसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ स्टूडेंट मैं आप लोगों को। अगर हमारे पास एक लोहे का वायर है आयरन का, ठीक है, उसके अंदर से अगर हम करंट को पास कराएं तो क्या होता, नॉर्मल पास हो रहा। अगर हम उसको थोड़ा गर्म करके पास कराएं तो करंट थोड़ा तेज़ पास होता। वैसे ठंडा करके अगर पास कराए तो थोड़ा सा स्पीड करंट की कम हो सकती। तो इसी तरीके से टेम्परेचर जो है मटेरियल के रेसिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता। थोड़ा हम डीपली पढ़ लेंगे इसका, लिसन केयरफुली। सब में पहले आपको अगर एक्टिविटी पूछा है तो लिखना है एम। एम क्या है? टू शो दैट टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑन रेसिस्टेंस। एम लिख लिए। अपैरेटर्स की अगर बात की जाएंगे तो आपको अपैरेटर्स में लिखना पड़ेगा बल्ब, ठीक है, ओम मीटर, क्योंकि ओम मीटर से हम रेसिस्टेंस को करेंगे, और एक बैटरी ले लीजिए आप। उस तरीके से 3-4 आप यानी मटेरियल रिक्वायर्ड लिख सकते। प्रोसीजर की अगर बात करेंगे तो मैं जिस तरीके से आपको बोल रहा हूँ वैसा लिखना है आपको। मेजर द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट यूजिंग अ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हुए आप एक बल्ब का रेसिस्टेंस मेज़र कर लीजिए जब वो ओपन सर्किट में रहता। पॉइंट नंबर 1 हो गया ये। Point number 2, listen carefully. To measure the resistance of bulb, set the multimeter as ohm meter and place the multimeter knob at 20 k ohms. हमको मेज़र करने के लिए जो आपका मल्टीमीटर है उसका जो नॉब है उसको ओम मीटर यानी कि ओम के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए, ओम मीटर पे सेलेक्ट कर लीजिए। Now place the LED of the multimeter on the terminals of the bulb. अब क्या कीजिए, आप एक LED को भी प्लेस कर लीजिए मल्टीमीटर के टर्मिनल्स पे। द मीटर विल शो वन ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग। तो मीटर क्या है, आपको एक रीडिंग दिखाएगा 0.00 और 1 दिखाएगा, और द एक्चुअल रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, जो बल्ब का रेसिस्टेंस है वो दिखाएगा। इफ़ द मल्टीमीटर रीड्स 1 और डिस्प्ले OL, इट्स ओवरलोड। यू विल नीड टू ट्राई सच एज 200 k ohms और 2 meters ohm। यहाँ पे आपको अगर मल्टीमीटर 1 बताया तो आपको कोई और यूनिट को ट्राई करना पड़ेगा। जैसा कि हमने पहले 20 k ohm लिया था, अब हम 200 k ohm लेंगे। उसके बाद नाउ नोट डाउन दी वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इन योर बुक कनेक्टेड विथ कंपोनेंट एज शोन इन द डायग्राम। अभी एक डायग्राम के साथ आपको, डायग्राम उसका सिंपल रहता है, या डायग्राम में उतार देता हूँ, आप देख सकते, ठीक है। ये एक सर्किट है, ये बल्ब है हमारा, यहाँ पे हमने एक की लगा लिया था और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा ली है, ठीक है। सिंपल डायग्राम है ये। करंट कुछ इस तरीके से इसमें फ्लो होता है। ये आपकी बैटरी हो गई, ये आपका की हो गया, ये आपका बल्ब हो गया।
तो डायग्राम में जिस तरीके से बता रहा, तो ये आपने आप पहले ओम्स नोट कर लिया जब वो ओपन सर्क्यूट में था। नेक्स्ट क्या करना है, नाउ स्विच ऑन द सर्क्यूट, सर्क्यूट को स्विच ऑन कर दीजिए। आफ्टर फ्यू मिनट मेजर द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब अगेन एज एक्सप्लेन अबव, एक 5-10 मिनट छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद फिर बल्ब का रेसिस्टेंस मेज़र कीजिए। मेज़र करने के बाद आपको क्या होता, नोट डाउन दी वैल्यू, ये वैल्यू भी आप नोट करिए। तो व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस दिस टू वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इन सेकंड इंस्टेंस इज मोर देन दी रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इन ओपन सर्क्यूट। यहाँ पे क्या हुआ बोलते हो, जब आप दो वैल्यूज नोट करे थे, यानी पहले ओपन सर्क्यूट में करे थे, तो उसकी वैल्यू जो है उस वैल्यू से बढ़ के आएगी जब वो क्लोज सर्क्यूट में रहता है, यानी कि बल्ब जब ऑन रहेगा। तो इससे क्या क्या नोटिस हुआ, हमको कंक्लूजन क्या मिला, वी विल नोटिस दैट द बल्ब गेट्स हीटेड। इसके किस केस में क्या हुआ था, बल्ब हीट हो गया था। तो द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट इन द बल्ब is responsible for increase in resistance of the bulb. Hence we can conclude that there is a relation between resistance of the bulb and the temperature. Thus the value of resistance of conductor depends on the temperature for constant potential difference between the ends of the conductor. यहाँ पे क्या है बोलते हो, जो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन शर्त रहे कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आप 100 वोल्ट ले रहे हैं तो 100 वोल्टेज, 200 ले रहे हैं तो 200 वोल्टेज रहना, पोटेंशियल डिफरेंस उसका कांस्टेंट रहना। तो जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब ये आंसर को लिखने के लिए अगर एग्जाम में 4 मार्क्स में, अगर बड़े मार्क्स में पूछा तो किस तरीके से लिखना, मैं खुद डिक्टेट करता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुल्ली, और ये नोट्स आपको खुद को बनाना है। इन प्रीवियस लेसन्स और प्रीवियस सेशन में स्क्रीन पे लगा रहा हूँ था, लेकिन अब थोड़ा सा मैं ये प्रैक्टिस कर दिलाना चाह रहा हूँ आप लोगों कि आप मैं सुनते गए जैसा लिख लेते जाना आप लोग। लिसन केयरफुल्ली, चेक द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस। एपैरेटर्स, मल्टीमीटर, बल्ब, बैटरी, ये 3 मेन एपैरेटर्स है इसमें, ठीक है, मल्टीमीटर, बल्ब एंड बैटरी। प्रोसीजर, मेजर द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब इन ओपन सर्क्यूट, पॉइंट नंबर 1 हो गया। Point number 2, note down the value of the resistance of bulb. Point number 3, switch on the circuit. Point number 4, note down the value of resistance of bulb after few minutes. ये 4 पॉइंट हो गए प्रोसीजर के। ऑब्जर्वेशन, साइड हेडिंग बनाइए, ऑब्जर्वेशन। प्रोसीजर हो गया, ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। वी ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इज मोर इन सेकेंड इंस्टेंट. This shows there is a relation between temperature and resistance. Result में लिखना, when temperature increase, resistance also increase, but at potential difference. Result लिख लीजिए। यहाँ एक साइड हेडिंग डायग्राम बोल के डाल दीजिए। डायग्राम में कुछ इस तरीके से आप उतार दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रफ भी मत उतारिए। ऐसा उतार के यहाँ पे बाजू BULB बल्ब लिखे, यहाँ पे आप की लिखना है, यहाँ पे आपको BATTERY बैटरी लिखनी है। ये 3 लिख दीजिए। आपको 4 मार्क्स में अगर पूछा तो पूरे 4 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। होप यू आर क्लियर विद द टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस। नाउ वी आर मूविंग टू वन मोर टॉपिक नेम एज नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस और नेचर ऑफ मटेरियल में देखेंगे। होप यू हैव लिसन द डिक्टेशन ऑफ द आंसर। आंसर जो मैंने डिक्टेट किया है वो आपने लिसन किया है। अब आप जैसा मैं बोला हूँ उस तरीके से ख़ुद आंसर लिख लीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो थोड़ा वीडियो को रिपीट करके 1 से 2 खुद सुन के आपको लिखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए ये आंसर की, टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस की। ओके, दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज क्लास। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। हमने क्या क्या पढ़ा था, टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस पढ़ा था, इलेक्ट्रिक शॉक पढ़ा था, और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी हमने किया है, और साथ ही साथ फैक्टर्स जो इफेक्ट होते रेसिस्टेंस के वो हमने टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस के साथ साथ ये 3 फैक्टर्स भी रहते देखा है हमने। ठीक है, एक फैक्टर तो मैंने डिटेल में पढ़ाया था, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। मेक श्योर डू वर्क हार्ड एंड प्रिपेयर नोट्स, ट्राई टू लर्न दी थिंग्स दैट यू हैव saw in this YouTube channel. Okay, that's all about today's class. Till then, take care. You are watching Ahliabad High School and Junior College YouTube channel. I am Sayyid Rashid. Have a great time. Thank you.